तो इसमें मान लो हमारे पास में दो स्प्रिंग्स हैं, दोनों का आपने पैरेलल में बांध दिया ऐसे, और इनके ऊपर एक कंबाइंड फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स F। और ये कौन सी कंडीशन है? ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो इसका कांस्टेंट है K1, इसका कांस्टेंट है K2। अब जाहिर सी बात है, जब दोनों में खिंचाव हुआ होगा, नॉर्मल लेंथ जो भी थी दोनों की, जब खिंचाव होगा दोनों में, तो खिंचाव कैसा होगा? बराबर होगा। अदरवाइज तो मतलब बात बनेगी नहीं, क्योंकि दोनों की नेचुरल लेंथ हमको सेम माननी पड़ेगी। तो जब कोई लोड नहीं था तब मान लो दोनों स्प्रिंग कुछ ऐसे थी, लेकिन जैसे ही फोर्स लगेगी तो दोनों स्प्रिंग बराबर बराबर लेंथ से खिंचेंगी। तो अगर हमको इन दोनों की जगह कोई एक स्प्रिंग बनानी हो, तो हम वो स्प्रिंग ऐसे बनाएंगे कि उस स्प्रिंग के अंदर भी एक्सटेंशन कितना आए? एक्स ही आए, जब फोर्स एफ लग रहा हो। तो यहाँ पे इस एफ फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है? एक तो ऊपर वाली स्प्रिंग की फोर्स और एक नीचे वाली स्प्रिंग की फोर्स, F1 और F2। अब F1 की वैल्यू यानी कि फर्स्ट स्प्रिंग की फोर्स, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? K1 इंटू में एक्स। सेकेंड वाली स्प्रिंग, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? K2 इंटू में एक्स। और अगर मैंने एक स्प्रिंग लगा दी, उसका इक्विवेलेंट है K इक्विवेलेंट, तो उसके लिए अगर लगाऊंगा फोर्स की इक्वेशन, तो बस स्प्रिंग फोर्स कितनी लग रही होगी इसमें? तो इस केस में स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी K इक्विवेलेंट इंटू में एक्स। तो यहाँ पे क्या है, जो फोर्स है वो किसके बराबर है? F1 प्लस F2 के बराबर, दोनों के बराबर है एक्सटर्नल फोर्स। तो वो हो जाएगा K1x प्लस K2x, यानी कि K1 प्लस K2 इंटू में x। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन नंबर सेकंड देखोगे तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके बराबर है? स्प्रिंग फोर्स के बराबर, और वो है K इक्विवेलेंट इंटू में x। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों को कंपेयर करेंगे, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो वैल्यू है वो किसकी है? एफ फोर्स, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की। तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं। दोनों का LHS इक्वल है, तो दोनों का RHS भी इक्वल होगा। तो RHS इक्वल करना है तो K इक्वलेंट इंटू में एक्स इक्वल्स टू K1 प्लस K2 इंटू में एक्स एक्स कट जाएगा। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है K1 प्लस K2। यहाँ पे ये रजिस्टर्स से उल्टा काम होता है, जो कैपेसिटर्स वाला काम होता है उसका अपोजिट काम है ये। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो कैसे आप समझ सकते हैं इसको, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली? वर्टिकली ले लेते हैं। तो हमारे पास मान लो दो स्प्रिंग्स थी, हमने इस पे कोई मास लटका दिया, m मास। इस स्प्रिंग का कांस्टेंट K1, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट K2। चूंकि इनका कांस्टेंट अलग अलग है, तो इनके अंदर एक्सटेंशन भी अलग अलग आएगा। तो मान लो इसके अंदर जो एक्सटेंशन आया नेट वो आया x1, इसके अंदर जो एक्सटेंशन आया वो आया x2। अब अगर हम इस मास m की बात करें, तो इस मास m, इसका वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ mg। इसको कौन बैलेंस कर रहा है? तो इसको सेकेंड स्प्रिंग की फोर्स ही बैलेंस कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्प्रिंग की जो फोर्स है, जो वेट है मास, उसको कौन बैलेंस कर रहा है? सेकेंड स्प्रिंग की फोर्स। और उसकी वैल्यू कितनी है? K2 इंटू में x2। तो ये क्वेश्चन नंबर 1। अब एक बात और है, स्प्रिंग्स को हम मासलेस लेते हैं, तो जो पॉइंट स्प्रिंग्स के बीच में होगा, पॉइंट P, तो पॉइंट P किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। पॉइंट P इक्विलिब्रियम में कब हो सकता है? जब ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स बराबर हो। ऊपर वाली स्प्रिंग इसको ऊपर खींच रही होगी, नीचे वाली स्प्रिंग इसको नीचे खींच रही होगी। तो इक्विलिब्रियम के लिए दोनों फोर्सेस बराबर होनी चाहिए, यानी कि K1x1 इक्वल्स टू K2x2। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड दोनों का यूज़ करके हम एक बात बोल सकते हैं,
कि K1 X1 इक्वल्स टू K2 X2 इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से हम X1 और X2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। X1 की वैल्यू आएगी mg अपॉन K1 और X2 की वैल्यू आएगी mg अपॉन K2। आगे इसका यूज़ करेंगे अब मान लो हमको इनका इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब इन दोनों स्प्रिंग्स की जगह मैंने एक ही स्प्रिंग जोड़ दी बस, और मैं कहता हूँ कि ये स्प्रिंग इनकी इक्विवेलेंट स्प्रिंग है। तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कब होगी? जब सेम मास इससे जोड़ा जाएगा तो इसके अंदर नेट एक्सटेंशन कितना आया, जितना उन दोनों में मिल करके आ रहा था, यानी कि X1 प्लस X2। तो इस केस में जो नेट फोर्स लग रही होगी नीचे की तरफ वो लग रही होगी mg, उसको बैलेंस कर रही होगी स्प्रिंग की फोर्स इस केस में, और वो कितनी हो जाएगी? K इक्वलेंट इंटू X1 प्लस X2। तो यहाँ से X1 और X2 की वैल्यू रख सकते हैं। X1 की वैल्यू mg अपॉन K1, X2 की वैल्यू mg अपॉन K2। तो यहाँ से mg कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बचेगा K इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। mg से mg कट जाएगा, तो 1 अपॉन K इक्वलेंट इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। मतलब अगर स्प्रिंग सीरीज में जुड़ी हुई हो तो फॉर्मूला कौन सा लगता है? वो फॉर्मूला लगता है जो रेजिस्टेंस का लगता है पैरेलल में। तो इसको समझने के लिए भी एक एग्जांपल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। तो इसको सबसे सिंपल एग्जांपल ऐसे कर सकते हैं हम कि हमारे पास दो स्प्रिंग तो ऐसे जुड़ी हुई हैं और एक स्प्रिंग इस तरह से जुड़ी हुई है। यहाँ से कोई मास बांधा हुआ है आपने 10 kg का, इसका कांस्टेंट है मान लो 10 न्यूटन पर मीटर, इसका कांस्टेंट है 8 न्यूटन पर मीटर, इसका कांस्टेंट है मान लो 4 न्यूटन पर मीटर। तो ये स्प्रिंग हो गई, इसको बोल दिया स्प्रिंग ए, दूसरी वाली स्प्रिंग ये स्प्रिंग बी, और तीसरी वाली स्प्रिंग ये हो गई सी। तो सबसे पहले तो हम ए और बी के बीच की बात करें, तो ए और बी किस में है? पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो इनकी जगह मैं एक स्प्रिंग बना सकता हूँ, और उसका कांस्टेंट कितना हो जाएगा? दोनों के कांस्टेंट का जोड़, यानी कि 12। तो अब हमारा केस क्या रह गया? एक तो स्प्रिंग ये वाली रह गई और एक स्प्रिंग ये नीचे वाली रह गई 10 वाली। इसका के की वैल्यू कितनी है? 10। तो अब की बार ये दोनों सीरीज में हैं, दोनों सीरीज में हैं, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारे पास में? 1 अपॉन वाला। तो जब 1 अपॉन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 अपॉन के इक्वलेंट वो आएगा 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 10। एलसीएम ले लिया इसका 60, तो ये हो गया 11/60। तो के डैश या के इक्वलेंट हो गया 60 अपॉन 11। तो हमारे पास नेट के की वैल्यू आ गई 60 अपॉन 11। ये इन तीनों का मिला करके एक स्प्रिंग था। तो अब आप मान सकते हो कोई एक स्प्रिंग है उससे ये मास जुड़ा हुआ था, उस स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना है? 60 अपॉन 11, और जो ये मास है वो है 10 kg का। तो उसका वेट लग रहा होगा नीचे mg, तो 10 इंटू 10 यानी कि 100 न्यूटन। और स्प्रिंग कितनी फोर्स लगाएगी ऊपर? तो स्प्रिंग की फोर्स होती है k इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो 100 इक्वल्स टू के है हमारे पास 60 अपॉन 11 इंटू में x। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, वो हो जाएगी 110 अपॉन 6, यानी कि 55 अपॉन 3 मीटर। ये नेट एक्सटेंशन होगा जो ओवरऑल होगा। अब इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं वैसे कि पहले वाली में कितना होगा, दूसरी वाली में कितना होगा, बट मेन पॉइंट अभी वो नहीं है। मेन पॉइंट जस्ट ये था कि आपको सीरीज पैरेलल का आइडिया लग जाए। इसी को ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को कि हम दो स्प्रिंग्स को ऐसे ले लेते, एक स्प्रिंग को उसके पैरेलल जोड़ देते और फिर यहाँ पे कोई फोर्स लगा देते, मान लो 200 न्यूटन की। आपसे पूछते बताओ नेट एक्सटेंशन कितना होगा, तो मान लो इस स्प्रिंग की वैल्यू होती 20, इसकी होती 40, इसकी होती 60।
तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, 20 और 40 ये सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आता, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ऊपर दोनों मल्टीप्लाई नीचे दोनों का जोड़। अगर आप उसको 1/, वाले फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करोगे तो यही मिलेगा आपको। तो 800/60 यानी कि 40/3। तो जो नीचे वाले दोनों स्प्रिंग हैं उनके लिए एक स्प्रिंग बन गई, उसकी वैल्यू आ गई के की 40/3। तो अब हमारे पास में 2 स्प्रिंग रह गई, एक के लिए वैल्यू है 60 और दूसरे वाले के लिए वैल्यू है 40/3। तो इनका नेट के क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल में है तो डायरेक्टली जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 + 40/3 यानी कि 220/3। तो ये नेट के वैल्यू आ गई। तो नेट के वैल्यू आ गई, तो अब नेट एक्सटेंशन निकाल सकते हो, फोर्स इक्वल्स टू के इंटू में एक्स। तो यहाँ से x निकल जाएगा 600/220 यानी कि 30/11 मीटर। वो मैंने के की वैल्यू बहुत छोटी ली है, इसीलिए एक्सटेंशन थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। हम इंडिविजुअल एक्सटेंशन में निकाल सकते हैं, लेकिन फिर वो थोड़ी सी टफ प्रॉब्लम हो जाएंगी। इतना भी याद रख लोगे आप 11th क्लास के लेवल पे तो भी बहुत है।